ठीक करो भाई, मेरे साथ उधर उधर। मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब कवि सम्मेलन में आते हैं तो माइक परेशान करता है, और घर में रहते हैं तो वाइफ परेशान करता है। ये साधारण माइक नहीं है, इसी माइक से कहा गया था 15 लाख देने के लिए, मिला सर? इसी माइक से राहुल गांधी ने कहा था कि 8,500 रुपया खटाखट आएगा, आया खटाखट। तो झूठ बोलने का केंद्र भी हम भी बोलेंगे। देखिए, वर्दी मेरा प्रोफेशन है, माहौल बना रहे थे, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे काम एकदम पूरा बन गया। ये देखिए बीच बीच में बोलते आएंगे, कहा कि पंडित जी, और जब पंडित जी बीच में ना बोले ना तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। देखिए, हुआ ऐसा कि हाल फिलहाल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आईसीयू में चले गए। कहाँ चले गए? आईसीयू में। पूरा देश विदेश का डॉक्टर लग गया, वो होश में आ ही नहीं रहे। नहीं आए तो अमित शाह बोले, हमारे माननीय गृह मंत्री, कि हम प्रयास करें तो डॉक्टर लगा, इतना इतना बड़ा डॉक्टर लगा हुआ, कुछ हो गए नहीं, आप क्या कीजिएगा? बोला देखिए हम भी कुछ कर सकते हैं भाई, हमको भी मौका दीजिए। तब सब लोग बोला ठीक है दीजिए इनको मौका। तब मोदी जी आईसीयू में सोए हुए थे और अमित शाह जाकर कहे कि भाई साहब बंगाल में चुनाव है। तो मोदी जी का पैर हल्का हल्का हिलने लगा। तो डॉक्टर बोला नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, और कोशिश की, और कोशिश की। फिर अमित शाह बोले भाई साहब दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव है। तब हल्का हल्का हाथ गिरने लगा। फिर अमित शाह जी ने कहा यहाँ पर तालियां जोर बजनी चाहिए, अभी पूरा होने पे पहले मत बजा। आप लोगों का दिक्कत है कि चुनाव में गलत जगह वोट डाल देते हो, बटन दबा देते हो, और कभी सम्मेलन में गलत जगह तालियां बजा देते हो, जिससे मजा खराब हो जाता है। जब पूरा मजा आ जाए तब तालियां बजाना। तब अमित शाह ने कहा कि भाई साहब मई में पूरे देश में चुनाव है। मोदी जी उठ के बैठे और बोले भाई और बहनों, मैं इस देश को मिटने नहीं दूंगा। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया। बैठे, बहुत अच्छा हम लोगों ने दीप प्रज्वलन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। एक बार आप भी लोग जैसा कैदी थे और मैं जमशेदपुर में कवि सम्मेलन करा रहा था, तो एक जेलर साहब ने कहे, एक कैदी शायद आया था, जब बैठे तो वो लोग दोबारा आ गया था। तो जेलर साहब ने कहा कि शर्म नहीं आती है, दोबारा फिर आ गए जेल में। अब वो कैदी भी जरा खतरनाक था, बोला अगर ऐसी बात है सर तो सबसे ज्यादा तो शर्म आपको आना चाहिए। बोला क्यों? आप तो रोजे रोजे आते हैं। सज्जन है और उनकी प्रकाष्ठा देशभक्ति की ओर है, उतने लगन से सुनते हैं। देश प्रेम के खातिर मन में उनके जो सम्मान है, पद में छोटे बड़े सभी हों, लगते सभी समान है। जैसे देश के हर जगहों को भारतीय रेल मिलाती है, जाति धर्म भाषा से उठकर गजब एकता लाती है। आप सबों को उद्वेलित करने का उज्जवल भाग्य हमारे हैं। लगता है कि दिग दिगांतर से देश प्रेमी यहाँ पधारे हैं। क्यों न ऐसे मौके पर हम करें आपका रक्तवाल, दिग दिगांतर चमकता रहे भारत माँ का ऊंचा भाल। दिग दिगांतर चमकता रहे भारत माँ का ऊंचा भाल। ऐसे मौके पर हम
शहीदों का मान बढ़ाएं। आओ ऐसे मौके पर हम उन वीर शहीदों का मान बढ़ाएं और अधिक चौकस रहकर करगिल दिवस का सिल्वर जुबली मनाएं। और शपथ लें मां भारती के आजादी की अखंडता का। और शपथ लें मां भारती के आजादी की अखंडता का। अपने भुजबल से जवाब दें दुश्मन की हर धूर्तता का, दुश्मन की हर धूर्तता का। तिरंगा की है जैसी शान, हम नहीं सकते इसका अपमान। इसके शान पर आंच न आए, हम करते हैं सर्वस्व बलिदान। बार बार नहीं आता दिन इतना पावन मन भावन। बार बार नहीं आता दिन इतना पावन मन भावन। इसलिए पुनः करता हूँ आप शवों का रक्तिम अभिवादन, आप शवों का रक्तिम अभिवादन। कारगिल दिवस के सिल्वर जुबली का, कारगिल दिवस के सिल्वर जुबली का याद रहे मेरा संदेश। कारगिल दिवस के सिल्वर जुबली का याद रहे मेरा यह संदेश। एक रहे हम भारतीय सब, एक रहे हम भारतीय सब और एक रहे यह भारत देश। एक रहे आदमी अभी लाखों है इनमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नीति पर चले और बलि से चले, ताकि हंसते हुए। तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो भी कैदी मेरी ही तरह स्मार्ट था। बोला सर मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी जगह आप लटक जाइए। तो ऐसे ऐसे खतरनाक कैदी होते भाई, पूछना भी कुछ गुनाह ही है। देखिए उत्तर आजकल एसडीएम मैडम बहुत चर्चा में, एसडीएम मैडम को बहुत प्यार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में एक सुपरिटेंडेंट साहब की नौकरी फंस गई, बिहार में एक मामला फंस गया। तो हम फिर जांच किए कि भाई क्या कारण है कि एसडीएम मैडम की देखिए वीडियो थी, अगर नौकरी कंटिन्यू करती तो आज ये भी एसडीएम ही होता। अच्छा होता सर पहले घर बुलाइए तो इनको भी प्यार हो जाता। इनके हस्बैंड है जो टीचर हैं। तो हम पता किए भाई कि एसडीएम मैडम को इतना प्यार कैसे हो रहा है। तो हम देखे कि नामे में गड़बड़ है। एसडीएम का मतलब ही होता है, जब समझ में आया तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एसडीएम का मतलब ही होता है साइड वाली दूसरी मैडम। चले हम बीच बीच में आते रहेंगे, ये माहौल बन चुका है। इसी तरह से 2 घंटा आपका गुजर, मैंने पहले ही कहा था कि आपका जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा जब मैं अभी तो हंसा रहा हूं, जब मैं कविता पढ़ूंगा तो उस वक्त आप रोएंगे भी। ये कैपेसिटी भी मेरे पास है। उन शब्दों का जब इस्तेमाल करूंगा तो आपकी आंख से आंसू भी निकालूंगा, जिस तरह से हंसी निकाल रहा हूं। फिलहाल मैं अपने सबसे पहले कवित्री जो बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा गाती है, अब क्या गाती है हमको नहीं मालूम। डॉक्टर है, बहुत पढ़ी लिखी है, इतना हम लोग नहीं पढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर ममता विद्यार्थी आपके बीच में आए और कुछ सुनाए। मेरे जिंदगी में आई, जब से प्रेम समझ में आया लूटता ही चला गया। जैसे ही 11th क्लास में प्यार हुआ तो जीएसटी भरना शुरू कर दिया। जीएसटी मतलब गर्लफ्रेंड सर्विस टैक्स। भैया अपना फीस का पैसा से, कॉपी का पैसा से, किताब का पैसा से ले जाकर उसको रेस्टोरेंट खिलाने के लिए। आप लोग भी कई लोग ऐसे किए हैं, कुछ लोग जो ताली बजा रहे हैं वो ज्यादा किए हैं। तो अभी एक कानून आया जिसमें अगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया
और छोड़ के भाग गया तो 10 साल की सजा होगी। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी से कि ठीक है, जो एक्सीडेंट किया उसको 10 साल की सजा दे दो, लेकिन वो लड़की जो आज से 20 बरस पहले हमको छोड़ के भाग गए उसको कितनी साल की सजा दोगे? चलिए 4 पंक्तियां आपके लिए गाता हूं, आपकी दिन यहाँ कैसे गुजरता होगा हम गा भी सकते हैं। यहाँ हर दिन सिसकना है, आपकी कहानी में कह रहा हूं। यहाँ हर दिन सिसकना है, हर रात तड़पना है, हमारी जिंदगी भीग यादों का घराना है, बहुत मजबूर होकर उसे तो रोज आना है। अब जो आने वाली है एक भाजपा की नेत्री, भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री, बहुत कुछ कहना है आपके बारे में, लेकिन इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ सुनाते हैं, बच्चों को बहुत मजा आएगा। देखिए आजकल संसद में बहुत छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं, इतनी छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं कि शर्म आता है। ऐसा झगड़ा तो हमारे देश में नर्सरी के बच्चे भी नहीं करते हैं। क्या जिस तरह की बातें हो रही है, विरोध करो भाई, शालीनता से विरोध करो, तरीके से विरोध करो। देखो मैं कैसा विरोध करता हूं और कितना जबरदस्त विरोध करता हूं, और उस बात पे सबसे ज्यादा तालियां भी बजेगी। सुन लीजिए, मैं सिर्फ इंस्पेक्टर बन पाया, इसमें मेरे पिताजी का दोष है। मैं बड़ा नहीं बन पाया, पिताजी के कारण यह हालत हुई है। नहीं क्यों? क्योंकि जब हम फिल्म देखने जाते थे तो पिताजी बहुत पीटते थे, जिसके कारण हम शाहरुख खान नहीं बन पाया। जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो पिताजी पीटते थे, जिसके कारण हम सचिन तेंदुलकर नहीं बने। अरे तालियां कहां बजेगी, कहां से कहां जब बात को पटूंगा। जब झूठ बोलता था तो पिताजी बहुत पीटते थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। भाई बात ऐसे भी कही जा सकती है, देश में बेचने की बड़ा सिलसिला जारी। नहीं, सबसे पहले तो लेटेस्ट मुद्दा एक सुनाता हूं। नीट का पेपर लीक हो गया, पूरा विपक्षी हल्ला कर रहे हैं। अरे बुढ़बा, तुम लोग का बीजेपी का मतलब मालूम है? बीजेपी का मतलब ही होता है, भूल गए, इसको रात में लिखे थे। चलिए कोई बात नहीं, शायद नेताजी के डर से हम भूल गए। जैसे ही बीजेपी बोले इन्होंने गौर से देखा, हम भूल गए। हाँ नहीं अब बोलिए देते हैं तो बीजेपी का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा पेपर लीक पार्टी। आप हमको बोलवा दिए तो बोलिए जी, हम नहीं बोलना चाह रहे। सुनिए, मैं किसी पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना हमको देश में बीजेपी पसंद है ना कांग्रेस पसंद है, कोई पार्टी नहीं पसंद है। अगर हमको कोई पार्टी पसंद है तो रात वाली कॉकटेल पार्टी पसंद है। लोग कहते हैं कि आप राजनीति के साथ बहुत मजाक करते हैं, बोले क्यों न करूं मजाक। 76 साल से राजनीति में भी तो देश के साथ मजाक ही किया है, तो मैं क्यों न करूं। क्या हो रहा है कि सारी राष्ट्रीय संपत्तियां बिक रही है, बीजेपी बेच रही है, कांग्रेस वाले पूरा संसद में हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बीजेपी का मतलब है मालूम नहीं। बीजेपी के साथ आरएसएस है? तो भैया बीजेपी का मतलब ही होता है बेच के जाएगा पूरा।
तो मैडम बताएंगे जब आएंगे। और उसके साथ आरएसएस, राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। और मेरा अब लीजिएगा कि बेचारे मेरे विपक्षी अल्लाह कर रहे हैं कि भाई वोट दे रहे हर बार मोदी जी आ रहे, मोदी जी। भैया आप ईवीएम का मतलब ही नहीं जानते हो, इसलिए हल्ला कर रहे हो। ईवीएम का मतलब ही होता है एवरी वोट फॉर मोदी। बहुत अच्छा अभी तक चल रहा था। मैं चाहता हूँ कि अपनी भी मैं बेइज्जती कराऊं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ जितना बोला हूँ नेत्री मुझे छोड़ेगी नहीं। तो मैं आदरणीय को आमंत्रित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ आकर वो अपने विचार और अपनी कविताओं को आप लोगों को सुना। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सभी मंचासीन जितने भी बर्बाद लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, सर की भाषा में उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद है आप मेरा नहीं मानेंगे। मान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, आपके ताकतवर है यहाँ पर। जैसी आपकी इच्छा है, अगर आपने मुझे ताकतवर माना है, इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए। आप सभी ये जान रहे हैं कि इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती यानी रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस रजत जयंती को मनाने के पीछे कितने ही घरों के रक्त बहे हैं, तभी ये रजत जयंती मनाने का हमें शुभ अवसर मिला है। तो आप मैं सबसे प्रथम ये आग्रह करूंगी कि उन शहीदों के लिए जो 527 भारत माता के सपूत शहीद हुए थे कारगिल विजय कराने में, उन सबके लिए यहाँ बैठ के उनके परिवार वाले जिस भी स्थिति में हो, भगवान ने जैसे भी उनको रखा हो, उन सभी के लिए आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे कि अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शायद सभी को ये मौका नहीं मिलता अपना सर्वोच्च बलिदान देने का, लेकिन अपने अंदर ये देशभक्ति की भावना लोगों में जगानी चाहिए कि राष्ट्र के लिए जिस दिन अपना सर्वोच्च बलिदान करने का समय आएगा तो हम कहीं अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी भावनाओं के साथ मेरे अंदर की जो भावना है कारगिल विजय को लेकर के वो बताना चाहूंगी। आज से लगभग 25 साल पहले 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी। 8 क्लास की मैं छात्रा थी और भारत एक खोज इतिहास की किताब जो प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, उस किताब से मेरा सरोकार हुआ था। तो मन में बहुत सारे तरह के विचार आते थे। उससे ठीक कुछ समय पहले पुष्प की अभिलाषा हमारी कक्षा में एक कविता थी, तो उस कविता की कुछ लाइनों ने मेरे अंतःकरण में आज तक बहुत बड़ा घर बनाकर रखा है। पुष्प जो होते हैं वो प्रकृति में भगवान के द्वारा बनाए गए सबसे कोमल, सबसे सुंदर, अपने अंदर नए फल का अंकुर का बीज लिए हुए फिर भी इतने कोमल और इतने सुंदर होते हैं कि शायद ही इस धरती पर कोई व्यक्ति होगा जो पुष्प को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल, माने चेहरे पर मुस्कान नहीं आती होगी, चाहे वो फूल कैसा। वो जिस पर तेरी रहमत हो उसे क्या चाहिए ज्यादा, वो जिस पर तेरी रहमत हो उसे क्या चाहिए ज्यादा, मुझे तूने दिया मालिक मेरी औकात से ज्यादा, भगवान पे जो रखती सफलता है, तेरी आशीष से बढ़ के मुझे क्या चाहिए ज्यादा, तेरे आशीष से बढ़ के मुझे क्या चाहिए ज्यादा। मैं यहाँ उपस्थित नारी शक्ति के समर्पित 4 पंक्तियाँ छंद करती हूँ, सुनिएगा। शक्ति क्षमा त्याग दया धरे नित्य रूप नया, सर्वगुण संपन्न होती है नारियाँ, माँ बहन बहू बेटी किरदार को समेटी जीवन संघर्ष को झेलती है नारियाँ। अब लाओ क्यों बुलाते उस नारी को तुम, अब लाओ क्यों बुलाते उस नारी को तुम, जबकि तुम्हें कोख से जनती है ना
मिले निभाती है नारियां, सुख हो या मिले दुख सदा रहती वो खुश, पुरुषों का साथ निभाती है नारियां। और यहाँ आप सभी युवा हैं तो आप सभी युवाओं पर मैंने एक कविता लिखी हूँ, राष्ट्र के युवाओं जागो जागो, देश के भविष्य तुम पे सभी गर्व करे, करो कोई ऐसा कृत्य। राष्ट्र के युवाओं जागो जागो, देश के भविष्य तुम पे सभी गर्व करे, करो कोई ऐसा कृत्य। शक्तिशाली सामर्थ्यवान तुम तो हो बुद्धिमान, अपने बुद्धि बल से देश को दिलाते मान। शक्तिशाली सामर्थ्यवान तुम तो हो बुद्धिमान, अपने बुद्धि बल से राष्ट्र को दिलाते मान। राष्ट्र हित में अगर मर मिटना भी पड़े, हंसते हुए तुम सारे न्योछावर कर देते जान। जिम्मेदारियां सभी की बखूबी निभाने वाले, जिम्मेदारियां सभी की बखूबी निभाने वाले, वक्त की मार से ना होना तो कभी निराश। जिम्मेदारियां सभी की बखूबी निभाने वाले, वक्त की मार से ना होना तुम कभी निराश। पथ भ्रष्ट करने वाले मित्रों से दूर रहो, नशे की भी आदतों से, नशे की भी आदतों से तुम तो रहो सावधान। अपने भुजबल से लक्ष्य पा सकते हो तुम, परिश्रम से बदल डालो विधि का लिखा विधान। मैं बोलता शिवा, ये दुनिया की जरूरत है, मोहब्बत से बनी दुनिया ये दुनिया की जरूरत है। किसी के प्यार में जीना तो हर दिल की जरूरत है। मिले इसमें खुशियाँ सभी मंजूर है हमको, हर एक प्रेमी को सच्चे प्यार की रहती जरूरत है। रहती जरूरत है कहते प्यार जिसको लोग वो ईश्वर की ही नेमत है। दिलों में प्यार जो रखते वो बेशक बाकी सब बिगड़ी हुई बातें, हर एक दिल पे तो बस इस प्यार की चलती हुकूमत है। हर एक दिल पे प्यार की चलती हुकूमत है। जिसे हम प्यार करते हैं जुदाई सह नहीं सकते, जिसे हम प्यार करते हैं के सर पे वो ले ले, मुसीबत उस पे आए तो खुद के सर पे वो ले ले। अपने महबूब के दुख को वो हरगिज सह नहीं सकते, अपने महबूब बिना किसी स्वार्थ के, बहुत पसंद आएगा सुनिए ना। बिना किसी स्वार्थ के जो हो वही तो प्यार होता है, भरोसा तुम पे जो रखे वो सच्चा यार होता है। निभाए साथ जीवन भर भुलाकर सार नातों को, निभाए साथ जीवन भर भुलाकर सार नातों को, जो पकड़े हाथ ना छोड़े वो सच्चा यार होता। भाई इनके सच्चे प्यार पे हमको एक घटना याद आ गई। एक बेगम थी, एक बेगम थी, उनके 16 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 16। और अपनी सखी से क्या बात कर रही थी, बोला सखी हमको जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला। हम ले आए पापा, सच्चा प्यार नहीं मिला तो 16 को, और सच्चा प्यार मिल जाता तो 32 की 64 भी कौन जानता। तो
बहुत अच्छा सच्चा प्यार आपको मुबारक हो, आशा करते हैं कि आपको मिल जाए। हमारे बीच में देखिए, मैंने कहा था कि ये गंभीर कविता मैं सुपरिटेंडेंट सर के लिए सुनाऊंगा। बैठ जाओ भाई, 2-4 मिनट है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग पास भी समय नहीं कि रात भर कहते चले, है ना। बस आखिरी कवि है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट सर कहेंगे, मामला खत्म, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो चलिए, हमारे बीच सुबोध सर हैं जो एक टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते में थोड़ा भ्रष्टाचार आ गया है, उसी पर मैंने लिखा है। पढ़ाना लिखाना 22.5, पढ़ाना लिखाना 22.5, सिर्फ चढ़ी चमकाता। पढ़ाना लिखाना 22.5, सिर्फ चढ़ी चमकाता। बज गए हैं 4 में भैया, सबको घड़ी दिखाता। जब कोई विद्यालय आए, जब कोई विद्यालय आए, उसको खिचड़ी खिलाता। जाते जाते उसके पॉकेट में 100-200 दे जाता। कैसी हो गई शिक्षा, कैसी हो गई शिक्षा, कौन करे निदान की। जय हो जनता की, जय बोलो हिंदुस्तान की। अब एक अंतिम सिर्फ जो है, आया कहो बस प्रिय, फिर क्यों ना मन भाया। पति को कहता है, मन क्यों नहीं भागना है, मान क्यों नहीं रखता, पत्नी कहता है, पति जी कह रहे हैं, भोर भाइयों जब जाग जाती हो, उठकर पहले गाली सुना दे। पति जी पत्नी को बोल रहे हैं, भोर भाइयों जब जाग जाती हो, उठकर पहले गाली सुनाते, गाली सुनाते, चाय पिलाते, बर्तन रात का बस रख जाते। तू माइक दे दीजिएगा ना, बोलने की जरूरत नहीं है। आगे नहीं बोले। मैंने कहा था बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। आजकल बेटी पे कुछ नहीं पढ़ा गया, पत्नी उतनी तो सब पे पढ़ा गया, लेकिन आजकल हमारी बेटियां बहुत काम कर रही हैं, मेहनत करके बंगलौर बाहर देशों विदेशों में बहुत मेहनत कर रही हैं। तो एक घटना सुनाता हूँ। मैंने कहा था शुरू में कि सर के लिए कविता सुनाऊंगा बेटी पर, तो अब मैं जरा गंभीर हो रहा, अब हमको मजाक मत लेना, हंसना मत, जरा सा सीरियस वाला मत। क्या हुआ कि एक मेरे मित्र की जो बेटी था, सीनियर थे, मित्र की बेटी अमेरिका जा रही थी, तो हम लोग रांची उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। 2 घंटा फ्लाइट लेट थी, लेकिन मेरे मित्र से रहा नहीं गया बेटी को छोड़ते हुए। तो हम लोग बोले बेटी चले जाओ अंदर, हम लोग कार लेकर बाहर आ गए। कुछ दूर चला तो मेरा मित्र बोला रुक जाओ यार। सो बेटी चली गई, जब तक फ्लाइट उड़ नहीं जाती तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। तो और अंदर वो मेरा मित्र रो रहा था। हालांकि हो सकता है ये कविता मैं भावना में आकर ना कह पाऊँ आगे, है ना, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कोशिश करूंगा। तब वहां पर एक साहित्यकार बैठा था उसके बगल में, तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी जो मेरा मित्र की आंसू को देखकर और जो बिटिया का फ्लाइट उड़ने वाली थी उसी को बनाकर मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी। रोए है नैना, रोए है नैना, दिन है न रात चैना, मन में उठा है तूफान रे, बिटिया उड़ी है उड़ान रे, बिटिया उड़ी है उड़ान रे। तेरे होने से मैं होता हूँ पूरी, तेरे बिना ये जीवन अधूरी, तेरे होने से मैं होता हूँ पूरी, तेरे बिना ये जीवन अधूरी। माँ की प्यारी बिटिया, बाबा की दुलारी बिटिया, कि पैकेज ने ला दे
रे, बिटिया उड़ी है उड़ान रे, बिटिया उड़ी है उड़ान रे। कल तक तो थी तू बहुत ही छोटी, अब तेरी पैकेज है जरा मोटी। किसने फेंकी है पैकेज की बोली, किसने फेंकी है पैकेज की बोली, कि लुट गया मेरा जहान रे, बिटिया उड़ी है उड़ान रे। एक सप्ताह के बाद बिटिया को पिताजी की याद आती है, तो बिटिया भी उधर से क्या जवाब देती है। इस 4 पंक्ति के बाद इस कवि सम्मेलन को समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आकर आपको आशीर्वचन दे। हमारे बीच बहुत सारे है न सुख है न आराम हो करते, दिन रात मेहनत की चक्की में पीसते, 2 जोड़े कपड़े पे जीवन बिताते, पूरा जीवन बिटिया को सजाने में लगाते, 2 वक्त की रोटी भी न खाते हो बाबूजी, 2 वक्त की रोटी भी न खाते हो बाबूजी, पसीना बहाते हो बाबूजी, किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न चैन पाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं चाहता हूँ सीधे हमारे जो सुपरिटेंडेंट सर आए और आपको आशीर्वचन से। आज का आयोजन आप सभी बंदियों की एक रास्ता को छोड़ने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए और जेल में कुछ मनोरंजन का क्षण पा सके, इसके लिए आयोजन किया। आप लोगों ने जितने धैर्य और उत्साह से देखा, सुना और आपकी जैसी प्रतिक्रिया रही, उससे मेरा ही नहीं, इस पूरी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूँ। आपको हंसाने का भी प्रयास किया गया, आपको रुलाने का भी प्रयास किया गया, देशभक्ति के प्रति प्रेम जगाने का भी प्रयास किया गया। और इस माहौल में हम समझते हैं कि बहुत कम समय था आज, और पहले से आयोजन होना था, लेकिन अचानक से जिला में एक मीटिंग हो गई, उधर हमको जाना पड़ा, तो समय का अभाव हो गया। तो बहुत कम समय में आपके लिए जो भी संभव हो सका किया गया। और मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति से उसका इम्पोर्टेंस घटता है, लेकिन आज आपकी आशाएं और जगी होगी, और भी आप सुनना चाहते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर आप पुनः इसको कुछ दिनों के बाद, महीनों बाद पुनः सुनना चाहते हैं, तो आप लोग अपने विशेष ताली से सबको आमंत्रित कीजिए। संजय जी और जितने कवि मित्र और कवित्रियाँ आई हुई हैं, सब तो धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने ऐसे जगह पर अपने हुनर को दिखाने में सहमति दी है, तो मैं तो उन लोगों को अपने तरफ से, पूरे जेल परिवार की ओर से मैं बधाई देता हूँ। ये लोग तो बीच बीच में कहीं भी मौका मिलता रहता है, अपने कला का, हुनर का प्रदर्शन करते रहते हैं, और ऐसे जगह पर आए हैं जहां से इनको जो बेटर रिस्पॉन्स अगर आज मिला है, तो जरूर ये दोबारा यहाँ आना पसंद करेंगे। और जब हम लोग दोबारा यहाँ करेंगे तो पर्याप्त समय के साथ करेंगे और कुछ नई चीज भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे धन्यवाद के पात्र हमारे बंदीगण हैं, है ना? सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो इतना धैर्य से सुने, इतना अनुशासन के साथ। मेरे साथी कह रहे थे कि क्या वो कविता सुनेंगे, लेकिन मैंने जीवन में इतनी तालियां नहीं, इतना तालियां मैंने बस तो कहीं नहीं देखा, मतलब समझे तब ना बजा।
जो जेल को कभी नजदीक से नहीं देखा है, आमतौर लोगों में जेल के बंदियों के प्रति, जेल शब्द के प्रति, जेल के अफसर और जेल कर्मियों के प्रति बड़ी बुरी भावना रहती है, बड़ा अजीब सोच रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो हमारे गेस्ट आए हैं उनका भ्रम जरूर दूर किया होगा और आपके प्रति इनकी सोच जरूर बदल गई। बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो धन्यवाद दिए, लेकिन एक धन्यवाद आप लोगों की तरफ से मैं इनको देता हूं और पुनः यहाँ आने के लिए मैं आमंत्रित से आयोजन को समाप्त किया जाता है और अभी धैर्य से बैठे रहेंगे। पहले महिलाएं जाएंगी और उसके बाद हमारे गेस्ट जाएंगे, तब आप लोग देखेंगे। तब तक आप शांति से बैठे रहें जैसे आप बैठे हैं।